बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 5वीं जमात है और इस वक्त उर्दू ज़बान का पीरियड है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा यूनिट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसका उन्वान था मेरा पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान के हवाले से उसमें टॉपिक पढ़े। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी के बारे में, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। उसके बाद हमने क़वाइद में पढ़ा था एराब की तब्दीली, यानी कि ज़ेर ज़बर को तब्दील करने से अल्फाज के मायने भी बदल जाते हैं और जुमलों में भी अलग अलग तरीक़े से इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा साइंसदान थे डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी। पाकिस्तान के साइंसदानों में उनका शुमार, मशहूर साइंसदानों में उनका शुमार होता है। ठीक है, डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी के बारे में पढ़ा था। उन्होंने 65 साल जो है वो पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर तहकीक की, रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, उनकी क्या ख़ास बात है, क्या सकाफ़त है, क्या रस्म व रिवाज हैं, वहाँ के लोगों का रहन सहन क्या है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मज़मून लिखने का तरीक़ा सीखा था। ठीक है, कि मज़मून हमें किस तरह लिखना चाहिए। मज़मून हमेशा हम 3 पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं। सबसे पहले तमहीद यानी कि इंट्रोडक्शन, तारुफ देते हैं हम जो भी टॉपिक है हमारा। उसके बाद हम मैटर, मतन लिखते हैं। उसके बाद हमारा एंड होता है इख्तिताम। ठीक है, हम दुआया और इरादा करके, अज़्म करके, दुआ करके जो है वो इस चीज़ का, किसी भी टॉपिक का हम इख्तिताम करते हैं। ये हमारा हो गया था यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। यहाँ पर हमने मेरा पाकिस्तान के उन्वान से मज़मून लिखा था, यहाँ हमारा कंप्लीट है। उसके बाद हमारा नया जो है वो यूनिट स्टार्ट हो रहा है आज, उसका यूनिट नंबर 5, और उसका मौजू है हमारी ज़मीन। ठीक है, ज़मीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब आप कहेंगे, फ़ौरन आप समझ जाएंगे कि ज़मीन एक सैयारा है। 8 सैयारे हमारे, 9 थे, लेकिन अब जो है वो प्लूटो हमें नज़र नहीं आता है। और अब हमारे पास 8 सैयारे हैं, जिसमें से तीसरा सैयारा जो है वो ज़मीन है। ठीक है, जो खला में सूरज के गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहा है। हम पहले आपको मैं ज़मीन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसलिए आपको मैं पहले ज़मीन का तारुफ दे रही हूँ, उसके बाद हम अपना सबक जो है वो शुरू करेंगे। तो ज़मीन जो है हमारा तीसरा सैयारा है, जो खला में जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि सूरज मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में डूबता है। ऐसा नहीं है, सूरज गर्दिश नहीं करता, बल्कि ज़मीन उसके गिर्द गर्दिश कर रही है, तो हमें ऐसा लगता है। ठीक है, तो ज़मीन जो है वो अपना सर्किल जो है वो सूरज के गिर्द 365 दिन और 6 घंटों में कंप्लीट करती है, और अपने महवर पर जो है वो 1 दिन में ही चक्कर लगा लेती है। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे ये अपना साल में जो है वो मुकम्मल करती है। हमें पता है कि हमारे साल में जो है वो 365 दिन होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा भी आता है जब 366 यानी कि 366 दिन होते हैं। वो होता है हमारा हर चौथा साल। ठीक है, 4 साल यानी कि आप समझ जाएं कि 4 साल वो जो 6-6 घंटे एक्स्ट्रा चल रहे थे, वो जमा होकर 1 दिन बन जाते हैं चौथे साल में। 6 4 24 आवर का 1 दिन बन जाता है वो, और वो होता है फ़ैब में 29 फ़ैब, और ये होता है हर 4 साल। हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर कहलाता है। जो फ़ैब जिस साल में फ़ैब का मंथ जो है वो 29 का होता है। ठीक है, आप ये सब समझते हैं, लीप ईयर कहते हैं इसको, आप जानते हैं इसके बारे में पहले से।
कि हर जो है वो चौथे साल जो है वो लीप ईयर होता है। तो मैंने उसकी वजह आपको बताई है आज कि वो जो 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे में जो है वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो अपना चक्कर मुकम्मल करती है। तो वो 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो जो है लीप ईयर बनाते हैं हमारा, यानी कि एक दिन जो है उस ईयर में एक्स्ट्रा होता है, वो होता है फैब, 29 फैब, हर चौथे साल होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि आप कहेंगे कि ज़मीन क्या है। तो अब ज़मीन जो है वो पत्थरों का मजमूआ है, चट्टान है, समझे, चट्टान की तरह है जिस पर हम रहते हैं। हम देखते हैं बोर्ड पर कि ज़मीन जो है वो किस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये ज़मीन, ये समझिए ये चट्टान, पानी, पत्थर अंदर, ये सब कुछ है और हम इसके ऊपर रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ज़मीन पर घर भी नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं, जानवर भी नज़र आ रहे हैं, पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, दरख्त भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, परिंदे भी नज़र आएंगे आपको। ये सब कुछ जो है वो ज़मीन के ऊपर है। ये एक चट्टान है जिसके ऊपर हम रहते हैं। ठीक है, ये सैयारा बहुत चट्टानों का मजमुआ है, सख्त है ये। तो इसके ऊपर हम रहते हैं और ये अंदर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि क्या है, ये इसमें बड़े बड़े पत्थर और पानी मौजूद है। ठीक है, ये और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी जो है वो हम पर रहमत है कि जो है हमारी ज़मीन पर, सैयारा ज़मीन पर जो है वो अल्लाह पाक ने सैयारा ज़मीन को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। ठीक है, सारी नेमतें समझे सैयारा ज़मीन पर ही आपको मिलेंगी। यहाँ पर पहाड़ हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, हशरात हैं, चरिंद हैं, परिंदे हैं, सब मिलेंगे आपको, इंसान हैं, हैवान हैं। ठीक है, ये सारी मखलूक जो है वो आपको ज़मीन पर मिलेगी, क्योंकि दूसरे सैयारों की निस्बत ज़मीन का जो टेम्परेचर है, जो इसका नॉर्मल है वो, ठीक है, जो बर्दाश्त, जानदार जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। बाकी सैयारे जो है वो बहुत ज़्यादा सूरज के करीब जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट, यानी ये बहुत गर्म है, और जो सूरज से बहुत दूर हैं वो बहुत ठंडे हैं, कोल्ड है। ठीक है ना, और गैसेस हैं उसमें। और अल्लाह पाक की एक नेमत ये भी है कि उन्होंने ज़मीन को जो है वो कशिश सकिल अता की, जिसकी वजह से हम ज़मीन पर जो है वो रुक सकते हैं। ठीक है ना, रह सकते हैं। और दूसरे सैयारों में आप देखें, आप खला में जो है वो उड़ते हुए नजर आएंगे। आप खला में जो है वो जाकर दूसरे किसी सैयारे पर भी, चांद पर जाएं आप, तो आप जो है वो वहाँ पर, आपने पढ़ा होगा चांद के बारे में कि चांद पर लोग गए, लेकिन वहाँ ज़िंदगी के आसार नहीं है, ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ कशिश सकिल, यानी कि आप रह नहीं सकते, रुक नहीं सकते वहाँ पर। आप बस खला में उड़ते रहेंगे, हवा में उड़ते रहेंगे, वहाँ ना पानी है और ना हवा है। ठीक है, तो बस खला में आप जो है वो मुअल्लक़ रहेंगे। तो इस वजह से सारी नेमतें आपको समझ में आ गई होंगी कि सारी नेमतें हमारी सैयारे ज़मीन को अता की अल्लाह पाक ने। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ अल्लाह पाक की हर तरह की मखलूक जो है वो आबाद है और ख़ूबसूरती भी बहुत है। पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, खूबसूरत पहाड़, पथरीले पहाड़, हरे भरे पहाड़। ठीक है, इस तरह की वादियाँ हैं हमारे पास, पानी है हमारे पास। ठीक है, पानी भी आपको पता है कि पानी बहुत ज़्यादा मिक़दार में है और ज़मीन जो है वो बहुत कम है, खुश्की जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये हमारी ज़मीन की खुसूसियात हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ज़मीन जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, लेकिन अपने मरकज़ पर वो एक ही दिन में 24 घंटों में चक्कर लगा लेती है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि देखें ये सूरज है, ये सूरज है, अब इसके गिर्द चक्कर लगा रही, ये इसका 365 दिन समझ जाए, और ये अपने मरकज़ पर यानी कि सेंटर पॉइंट पर जो है वो चक्कर लगा रही है ज़मीन बार, और 365 दिन चक्कर लगाएगी, तब जाके जो है वो सूरज के गिर्द उसकी गर्दिश जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो है वो साल कंप्लीट हो जाएगा 365। तो ये इस तरह के जो सर्किल होंगे वो 365 होंगे। ठीक है, 365 सर्किल होंगे, तब जाके ये समझ लें ये सूरज है। ठीक है, इसके गिर्द जो है वो ज़मीन जो है वो इस तरह से अपने महवर पर जो है वो गर्दिश कर रही है, और ये 365 होने चाहिए, 365 होंगे, तब जाके ये सूरज के गिर्द ज़मीन की गर्दिश जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, समझ गए आप। और ये जो है आप सर्किल देख रहे हैं, जो ज़मीन पर जो है वो घूमेगी, वो किस तरह से ज़मीन जो है वो अपने महवर के गिर्द घूमती है, वो इस तरह से, ये देखें
इस तरह से जो है वो राउंड अपना मुकम्मल करेगी। ठीक है, ये अपने महवर पर वो रोज़ाना जो है वो इस तरह होता है। जब ज़मीन का रुख सूरज की तरफ होगा तो दिन होगा, और जब ज़मीन का रुख जो है वो मुखालिफ सिमत में होगा तो वो रात होगी। ठीक है, आप देखते हैं ना कि कुछ घंटे रात होती है और कुछ घंटे दिन होता है। तो ये इसका सर्किल का जो है ये मसला है कि जब सूरज की तरफ, रोशनी की तरफ उसका रुख होगा तो दिन होगा, और जब डार्कनेस की तरफ यानी कि सूरज के मुखालिफ सिमत उसका रुख होगा तो रात होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा ज़मीन के बारे में। एक मुख्तसर मैंने आपको मालूमात फराहम की हैं, एक मुख्तसर से तारुफ हमारी ज़मीन के बारे में मैंने आपको दिया है। वैसे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है लेकिन हमारे पास वक्त कम है। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। हमारा सबक है अहले ज़मीन अदालत आलिया में। ठीक है, अहले ज़मीन अदालत आलिया में ये सबक जो है आप देखें कि इसमें एक खलाई मखलूक का फ़र्द 1000 साल पहले भी वो ज़मीन पर आया था। जब वो आया था तो उस वक्त बहुत हरियाली थी, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, जानवर, पहाड़, दरख्त, पौधे, परिंदे सब जो है बहुत खुशहाल हुआ करते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारा करते थे। तो उसके बाद जब वो 1000 साल के बाद दोबारा सैयारा ज़मीन पर आया है तब उसने देखा है कि यहाँ की तो हालत बहुत ख़राब है, माहौल बहुत आलूदा हो चुका है। तो उसने जो है वो क्या किया है कि अहले ज़मीन पर यानी कि ज़मीन पर रहने वालों पर मुकदमा दायर कर दिया है कि ये जो कुछ ज़मीन पर ख़राब हुआ है, माहौल आलूदा हुआ है, वो सब ज़मीन पर रहने वालों की वजह से हुआ है। और जो है मुकदमा दायर कर दिया उसने, और इसका जो है अहले ज़मीन वालों की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहा है वो 12 साल लड़का वकास है। आप इस ड्रामे की तरह है ये एक सबक आपका, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। चले हम इस सबक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए हम इस सबक को पढ़ लेते हैं। आप भी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 102, 103, 104। ठीक है, अहले ज़मीन अदालत आलिया में किरदार है इसके, मैंने बताया ना ड्रामा है ये, किरदार है खलाई मखलूक, ज़मीन दुनिया के बाहर यानी खला से आई हुई मखलूक। अहले ज़मीन का नुमाइंदा वकास, ये मैंने आपको बताया 12 साल लड़का है ये। जज हैं, चौबदार हैं, चपरासी, वकील सफाई हैं, हुकूमत की तरफ से वकील, वकील इस्तगासा मुकदमा दायर करने वाले यानी खलाई मखलूक का वकील। जिसने मुकदमा किया हो उसका वकील जो है वकील इस्तगासा कहलाता है, और जिस पर मुकदमा हुआ है उसका वकील जो है वो वकील सफाई कहलाता है, क्योंकि जाहिर उसी को जो है वो सफाई पेश करना होती है। जो भी मसला होता है उसके बारे में सफाई पेश करना होती है। चलिए, खलाई मखलूक का एक फ़र्द जो कि तकरीबन 1000 साल पहले भी ज़मीन का दौरा कर चुका था, आजकल दोबारा ज़मीन पर आया हुआ है। वो यहाँ के हालात और माहौल को देखकर सख्त परेशान है। वो अक्सर दूसरे सैयारों पर भी जाता रहता है और जानता है कि जब हालात और माहौल ऐसे हो जाएं जैसा कि ज़मीन पर हो रहा है तो सैयारे तबाह हो जाते हैं। वो अहले ज़मीन को समझाना चाहता है, इसलिए उसने एक मुकदमा अदालत आलिया में दायर किया है। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी 12 साल लड़का वकास कर रहा है। आइए कमरा अदालत में चलें। मंजर, लोग बैठे हैं, जज साहब के आने पर सब खड़े हो जाते हैं और जब वो बैठते हैं तो सब बैठ जाते हैं। चौबदार बुलंद आवाज़ में, खलाई मखलूक के नुमाइंदे हाजिर हों। वकील, ज़रा आहिस्ता भाई, खलाई मखलूक और वकास कटहरे में पहले ही मौजूद हैं। वकील इस्तगासा, जी जनाब। तो आप हलफ उठाइए, हलफ यानी कि कसम, अहद कीजिए, वादा कीजिए, उठाइए कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। ये हलफ लिया जाता है, यानी कि ये अहद करवाया जाता है कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। खलाई मखलूक, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ ना कहूँगा। वकील इस्तगासा, आपने अहले ज़मीन के खिलाफ जो मुकदमा किया है उसकी वजह क्या है? खलाई मखलूक, इसकी कोई एक वजह हो तो बताऊं। आज से तकरीबन 1000 साल पहले भी इस सैयारे पर आया था। उस वक्त यहाँ हर तरफ सब्जा था, हरियाली ही हरियाली थी, खुशबुएं हर तरफ फैली हुई थी, हवा ताज़ा और पाकीज़ा थी। हर तरफ परिंदों की चहचहाहट और साफ शफाफ झरनों के बहने की आवाज़ें कानों में रस घोलती थी। मेरा दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा वक्त ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं वापस चला गया। वकील सफाई मुदाखलत करते हुए, मुदाखलत यानी कि बीच में बोला उन्होंने, इंटरप्शन की। अगर आप मुख्तसरन बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। वकील इस्तगासा, मोहतरम जज साहब, वकील सफाई मेरे मौक्किल को परेशान कर रहे हैं। जज, एतराज़ कबूल किया जाता है।
खलाई मखलूक, जी तो मैं ये कह रहा था कि अब जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे एक दिन भी सांस लेने के लिए ताज़ा हवा नहीं मिली। शोर तो इतना है कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने कान मुस्तकिल बंद ही रखूँ। सब्जा और हरियाली तो कहीं कहीं किसी पार्क ही में नजर आती है। बहते झरनों के बजाय जगह जगह गंदे और गलीज पानी के नाले बहते नजर आ रहे हैं। वकील इस्तगासा, क्या आपके ख्याल में इन सब तब्दीलियों के जिम्मेदार जमीन के लोग हैं जो आपने उन पर मुकदमा कर दिया है? खलाई मखलूक, जी हाँ, मेरा यही ख्याल है और इसीलिए मैंने ये मुकदमा किया है। चौबदार, अहले जमीन के नुमाइंदे हाजिर हों। वकास खड़ा होता है। वकील सफाई, जी जनाब, हलफ उठाइए कि मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ न कहूँगा। वकास हलफ उठाता है, मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ न कहूँगा। वकील सफाई, आप खलाई मखलूक के इस दावे के जवाब में क्या कहना चाहेंगे? वकास, मैं इन इल्जामात का जिम्मेदार अहले ज़मीन को समझता तो हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। ये वकास कह रहा है, हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए यानी कि जलाने के लिए, और भी बहुत से कामों के लिए हमें लकड़ी दरकार है यानी कि हमें ज़रूरत है इसकी। इसलिए दरख्त काटने ज़रूरी हैं। अपने घरों और कारखानों का इस्तेमाल शुदा पानी हमें कहीं तो बहाना है, वो हम नहरों, दरियाओं और समंदरों में बहाते हैं। इसी तरह गाड़ियां और दूसरे आलात का इस्तेमाल शोर तो खुद ब खुद पैदा करता है। ये तो हमारी मजबूरी है। आप इन सब बातों के लिए हमें मुकदमे में नहीं घसीट सकते। वकील सफाई, खलाई मखलूक उसके जवाब में कुछ कहेगी? खलाई मखलूक, जी हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मजबूरी नहीं, लापरवाही है। आप फर्नीचर लकड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का बना सकते हैं। ईंधन के लिए भी बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं। इसी तरह इस्तेमाल शुदा पानी साफ सुथरी नहरों, दरियाओं और समंदर में फेंकने के बजाय खेती बाड़ी में इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि ज़मीन को जब जरखेज किया जा रहा होता है उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ियों के हॉर्न ना बजाए जाएं और कारखानों के शोर को कम करने के इंतजाम किए जाएं तो शोर भी कम किया जा सकता है। वकास, लेकिन इन सब इंतजामात में देर लगती है। हमें तो अभी अपना काम चलाना है। ये सारे इंतजामात करने की वजह से काम रुक सकते हैं। खलाई मखलूक, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अभी काम चलाने और मुस्तकबिल के बारे में ना सोचने वालों का मुस्तकबिल हमेशा तबाह हो जाता है। ये बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप किसी काम को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो वो ऐसे ही फिर काम चलता रहेगा बस। वकील सफाई, जनाब, हमारा बयान यही था। जज, अदालत का फैसला कल सुनाया जाएगा। जज साहब फाइल पर दस्तखत करके पेशकार को दे देते हैं। ठीक है, अब आप सोचें, इन्होंने हमसे सवाल भी किया है कि जज साहब का फैसला तो सुनाया नहीं, तो अब आप सोचें कि जज साहब का क्या फैसला होगा। मेरे ख्याल में तो यही फैसला होगा कि जल्द से जल्द जो है वो माहौलियाती आलूगी को जो है वो कम करने के लिए इकदाम किए जाएं। ठीक है, चलिए अब हम इसके अल्फाज मायने देखते हैं और बुलंद ख्वानी हो गई हमारी। अल्फाज मायने देखते हैं हम इसके। मखलूक, लोग, तबाह, बर्बाद, चौबदार, अदालत का कारिंदा यानी कि अदालत में काम करने वाला, एतराज़, किसी बात को मानने से इनकार, मुकदमा, वो मसला जो फैसले के लिए अदालत में पेश हो यानी कि जिस वजह से जो है वो अदालत में दरख्वास्त अपनी लगाई गई है, अपनी भेजी गई है, वो मसला। ठीक है, हलफ, कसम या अहद, अभी मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे कुछ इसमें MCQs दिए हुए हैं, इसको हम फिल कर लेते हैं। सॉल्यूशन में जो आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ भी देख लेते हैं। अहले ज़मीन की नुमाइंदगी डैश कर रहा है, अभी हमने पढ़ा वकास कर रहा है। ठीक है, हम इसको फिल भी कर लेते हैं, वकास कर रहा है। उसके बाद जज साहब के आने पर सब लोग डैश हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं या खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो जाते हैं, जाहिर है हमारे खड़े। ठीक है, रिस्पेक्टेड जो है वो हमारा ये उनका ओहदा है, तो इसलिए सब खड़े हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। उसके बाद है नंबर 3, खलाई मखलूक के नुमाइंदे को डैश ने बुलाया। जज, चौबदार, वकील इस्तगासा या वकील सफाई। बुलाने का काम होता है चौबदार का। ठीक है, बुलाने का काम चौबदार का है।
उसके बाद नंबर 4 है, वकील सफाई मेरे मुवक्किल को परेशान कर रहे हैं। ये जुमला डैश ने कहा, ये कहा वकील इस्तगासा ने। वकील इस्तगासा ने कहा। उसके बाद है नंबर 5, जज साहब फाइल पर दस्तखत करके डैश को दे देते हैं। खलाई मखलूक, वकील, चौबदार या पेशकार, पेशकार को दे देते हैं। यही सारी चीज़ें जो है वो जज के सामने रखते हैं और उठाते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए MCQs। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। ये सब आपको जो है वो सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। इस ड्रामे में किस जगह का मंजर पेश किया गया, आप फौरन देखकर जो है बता देंगे कि ये अदालत का मंजर है, क्योंकि आपने देखा है ड्रामों में, टीवी पर देखा होगा। ये भी बताइए कि किसने किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आप समझ गए होंगे कि जो खलाई मखलूक का फर्द जो है वो ज़मीन पर आया हुआ है, उसने जो है वो ज़मीन वालों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दायर किया है। आपके ख्याल में जज साहब का फैसला क्या होगा? 2 या 3 जुमलों में लिखना है आपको। ये मैंने आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन फिर मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि जज साहब का फैसला मेरे ख्याल में, अब आपका पूछा है इन्होंने, मेरे ख्याल में तो वही होगा कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए जो है वो जल्द से जल्द जो है वो इंतजामात या इकदामात किए जाएँ। ठीक है, इसके लिए हम आगे देखते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, किसी 2 के नाम लिखना है। तो अभी देखिए आप, फाइबर है, आयरन है, ये जो है हम अपने फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आलूदगी कितने किस्म की होती है, नाम लिखिए। अब आलूदगी 4 किस्म की होती है। पहला है ज़मीनी आलूदगी, दूसरा फ़ज़ाई आलूदगी, तीसरा आबी आलूदगी। फ़ज़ाई यानी कि हवा में जो आलूदगी है, आबी यानी कि पानी में जो आलूदगी है, यानी कि हम अपना यूज़ किया हुआ पानी, कारखानों का, फैक्ट्रियों का जो पानी होता है इस्तेमाल किया हुआ, वो हम दरियाओं में, नहरों में बहा देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो ये आबी आलूदगी का सबब होता है। उसके बाद है शोर की आलूदगी, जो हमारे माहौल में शोर है, ट्रैफिक का है, कारखानों का है, ठीक है, हॉर्न बजाए जाते हैं, ये सब जो है वो शोर की आलूदगी का सबब है। तो 4 आलूदगियाँ हो गई, ज़मीनी, फ़ज़ाई, आबी और शोर की आलूदगी। उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है आलूदगी कम करने के लिए आप क्या करते हैं या कर सकते हैं। कोई 3 काम लिखना है। तो सबसे पहले हमें दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और जो दरख्त हैं मौजूद उनकी हमें अच्छी तरह से हिफाजत करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि इन्होंने बताया कि पानी जो है, इस्तेमाल शुदा पानी जो है वो ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, जब हम खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, जब अनाज उगाने के शुरू किया जाता है, अनाज उगाना, तो सबसे पहले ज़मीन को ज़रखेज़ किया जाता है, तो हम ये पानी वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद शोर की आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं। तो शोर की आलूदगी को कम करने के लिए जो है वो आप भाई ऐसा सिस्टम बनाएं अपना कि जो है वो आवाज़ें कम से कम हों। ये फैक्ट्रियों की, कारखानों की और मिलों की, ये सब यहाँ से जो आवाज़ें आती हैं कम से कम हो, वो अपना सिस्टम एक बनाएं। और इसी तरह ट्रैफिक में जो है वो, ट्रैफिक जब रवां दवा हो रोड पर, तो हॉर्न कम से कम बजाएं, बल्कि हॉर्न ऐसा सिस्टम हो जाए हमारा कि हॉर्न ना बजाया जाए। आप देखें स्कूल होते हैं, बीच में स्कूल आ जाते हैं, बीच में हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, बीच में मदरसे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है वो लोग जो है वो हॉर्न बजाते हुए गुजरते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ख़त्म करनी चाहिए। इस पर कोई ना कोई जो है वो कदम उठाना चाहिए, इस पर भी जो है कोई आपको जुर्माना इस तरह से जो है वो देना पड़ जाए। दूसरे ममालिक में ऐसा ही सिस्टम है कि आप इस तरह के हॉर्न जो है वो स्कूलों के, मदरसों के और जो है वो हॉस्पिटल्स के सामने जो है बिल्कुल नहीं बजा सकते। वैसे भी उनका सिस्टम बड़ा मैनेज है, ट्रैफिक जो है वो सिस्टम बहुत मैनेज है। उसके बाद है एक हमें दावतनामा लिखना है, ये आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। उसके बाद जुमले बनाए हैं हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अपनी एक्सरसाइज में कवायद आ गए हैं, ग्रामर है थोड़ी सी। ये है जानदारों की तस्कीर व तानीस के कायदे। तस्कीर व तानीस सब समझते हैं आप, पहले भी हम बार बार पढ़ चुके हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर के आखिरी हुरूफ को नून से बदल देने या आखिरी हुरूफ के आगे नून बढ़ाने से मुअन्नस बना लेते हैं। मिसाल की तरह दिए गए अल्फाज के मुअन्नस बनाइए। जैसे इन्होंने माली का बनाया है मालन, हम धोबी का बनाएंगे धोबन।
गवाला दूध बेचने वाला, इसका बनाएंगे हम गवालन। हाजी हज्जन, दूल्हा दुल्हन, नाग नागन। ठीक है, देखा आपने, नून लगाने से सारे मोन्नस बन गए, मुजक्कर से मोन्नस बन गए। अब हम देखेंगे उर्दू में हकीकी मुजक्कर, उर्दू में हकीकी मुजक्कर नर और मोन्नस मादा, मुजक्कर नर है, मोन्नस मादा, मेल फीमेल के मुख्तलिफ कायदे हैं। कुछ मुजक्कर मोन्नस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, मसलन माँ बाप, मियाँ बीवी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है, कुछ भी हम इसमें चेंज करके जो है वो नहीं बना सकते, बल्कि अलग अलग हमें अल्फाज आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अलग अल्फाज जो हमें लिखना है। मियाँ बीवी, गुलाम बांदी, बैल गाय, मलका बादशाह। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो अलग अलग जो है ये अल्फाज लिखने होते हैं हमें, इसको कुछ हमें चेंज नहीं करना है इसमें। इसके बाद लिखा है कि दुरुस्त अल्फाज पर सही और गलत पर क्रॉस लगाइए। नंबर 1 है खालिद का बाप फैक्ट्री में काम करता है, करती है। अब आप क्या लगाएंगे? करता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेल। उसके बाद है नंबर 2, आसिम की माँ फैक्ट्री में काम करता है या करती है? भाई माँ की बात हो रही है, मोन्नस की बात हो रही है, तो करती है। नंबर 3 है ईद पर हमारे घर बैल आई या आया। बैल मुजक्कर है तो आया। ठीक है। नंबर 4 है ईद पर हमारे घर गाय आई, तो आई, गाय जो है वो मोन्नस है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि गाय और जो है वो बैल दोनों एक दूसरे के मुजक्कर मोन्नस है। इसी तरह बाप और माँ का बताया आपको, बाप मुजक्कर है तो माँ मोन्नस है, बिल्कुल चेंज करके, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना पड़ा इसमें। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। चलिए, अभी हमने पढ़ा है अहले ज़मीन अदालत आलिया में, हमारी ज़मीन, इसका जो मौजू था उसका भी हमने जो है वो देख लिया, ज़मीन के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा तारुफ हो गया इसका, और उसके बाद हमने पढ़ लिया अहले ज़मीन अदालत आलिया में। अब हम पढ़ेंगे दरख्वास्त। तो आप सबसे पहले मुझसे ये पूछेंगे कि दरख्वास्त क्या होती है। कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, नई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी होता है कि वो होता क्या है। ठीक है, तो दरख्वास्त ऐसी तहरीर जिसके ज़रिए कोई शख्स अपनी ज़रूरत उस काम के जिम्मेदार शख्स से बयान करता है, दरख्वास्त कहलाती है। ठीक है, ऐसी तहरीर जिसके ज़रिए कोई शख्स उस काम के जिम्मेदार को जो है वो अपनी ज़रूरत जो है वो उस काम के जिम्मेदार शख्स से बयान करता है, वो दरख्वास्त कहलाती है। जिस तरह कि आप अपने प्रिंसिपल से अगर आपको कोई छुट्टी चाहिए, शॉर्ट लीव चाहिए, तो आप अपने प्रिंसिपल के नाम जो है वो दरख्वास्त लिखेंगे। क्यों? कि उन्हीं के इख्तियार में है ये चीज़, वही जिम्मेदार है इस चीज़ के कि आपको शॉर्ट लीव दे या ना दे। ठीक है, ये सारा काम उनका है। तो इसलिए जो है वो किसी भी काम के जिम्मेदार शख्स को जो अपनी ज़रूरत बताई जाती है, बयान की जाती है, वो दरख्वास्त कहलाती है। ठीक है, तो अब हम दरख्वास्त कैसे लिखेंगे? तो दरख्वास्त लिखने का भी वही तरीका है जिस तरह से हमने ख़त के आदाब पढ़े थे। तो दरख्वास्त लिखने के भी कुछ आदाब हैं। सबसे पहले यही है कि जो है इस तरह जो आपने ख़त में पढ़ा था कि ख़त लिखने के लिए हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो इसमें भी दरख्वास्त में भी आपको हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, आपको छोटे को लिख रहे हैं या बड़े को लिख रहे हैं, आपको देखना है इस बारे में, आपको ख्याल रखना होगा। छोटे को तो हम दरख्वास्त लिखते नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है इसमें ऐसा ही होता है कि हम अपने बड़े किसी ऑफिसर को या जिम्मेदार जो भी हमारा मसला है उसका जिम्मेदार जो शख्स है, उस काम का जो जिम्मेदार शख्स है, हम उसी को लिख रहे होते हैं। तो वो बड़े ही होते हैं सब हमसे, तो हमें जो है वो हिफ्ज़ मरातिब का पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा जो भी मकसद है, हमारा जो भी मसला है, वो हम जो है वो अच्छी तरह से मुख्तसर अंदाज में लेकिन वाज़ा तरीके से जो है हम बयान करें। उसके बाद आखिर में हमें शुक्रिया अदा करना है कि जो भी हमारा मसला है उस पर गौर कीजिए और हमें शुक्रिया का मौका दें। ठीक है, तो आपकी एक मॉडल दरख्वास्त आपके सॉल्यूशन में मिल जाएगी, आपको लिखी हुई, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, पेज नंबर 108। ठीक है, ये हो गया हमारा दरख्वास्त। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कवाइद। ठीक है, कवाइद ग्रामर, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले जमा बनाने के कायदे।
जमा बना हमने बार बार इस मशक को किया है, पहले भी ये आ चुका है हमारे पास कवायद में कि जमा जो है वो हम किस तरह बनाते हैं। तो फिर हम दोबारा देख लेते हैं। आप भी बुक खोल लीजिए अपनी, इसी में हम बुक में ही सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 113 पेज नंबर है आपका, आप भी खोल लीजिए बुक और मेरे साथ देखिए। वाहिद जमा के कायदे, जुमलों में हुरूफ़े रब्त, मसलन रब्त कहते हैं जुमले को मिलाने, जुमले को मुकम्मल करने के लिए जो है जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में कहा गया। हुरूफ़े रब्त ने, के, का, की, को, पर, से, तक, में इस्तेमाल करते हुए वाहिद की जमा में वाव और नून गुन्ना लगाया जाता है। मुज़क्कर अल्फाज मसलन लड़के खेल रहे थे, लड़कों ने क्रिकेट खेली। अब आप देखें बड़ी हटाकर वाव और नून गुन्ना लगाई जाती है। आप देख रहे हैं कि बड़ी हटाकर इन्होंने क्या लगा दिया, वाव और नून गुन्ना। पहले लिखा कि लड़के खेल रहे थे, लड़कों को इन्होंने जमा, लड़के को जमा बनाया है इन्होंने लड़कों, लड़कों ने क्रिकेट खेली, तो क्या हटाया, बड़ी हटाकर जो है वो वाव और नून गुन्ना लगा दिया। उसके बाद है मुअन्नस अल्फाज, मसलन लड़कियां खेल रही थी। अब देखिए इसको कैसे इन्होंने जमा बनाया है, लड़कियों ने हॉकी खेली। वही है कि जो है अलिफ और नून गुन्ना हटाकर जो इन्होंने वाव और नून गुन्ना लगा दिया है। ठीक है, कहीं इन्होंने अगर मुज़क्कर है तो बड़िए हटाएंगे, अगर मुअन्नस है तो अलिफ और नून गुन्ना हटाकर वाव और नून गुन्ना लगा दिया जाएगा। जिन अल्फाज की वाहिद और जमा एक ही रहती है, मसलन शहर, शहर, बैल, शहर की भी शहर वो वाहिद भी है और जमा भी है। बैल, इसकी भी कोई जमा नहीं होगी, एक ही रहती है, हम ये बोल सकते हैं। इनके साथ भी वाव नून गुन्ना लगाकर जुमलों में बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम अगर कहीं 4 बैल खड़े हैं तो हम कहेंगे 4 बैल खड़े हैं, 4 बैलों या बैलें नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 4 बैल खड़े हैं। इसी तरह आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के कितने शहर हैं, पाकिस्तान के जो भी खास मशहूर शहर हैं तो आप यही शहर ही बोलेंगे, शहरों नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इनकी जो है वो जमा नहीं बनाई जाती, लेकिन जुमले में जब आप इस्तेमाल करते हैं तब इनकी कहीं कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपको जमा बनानी पड़ती है। मसलन पाकिस्तान के बहुत से शहर हैं, कुछ शहरों में बहुत तरक्की हो गई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत से शहर हैं, बहुत से ही बोल रहे हैं, ऑलरेडी वो जमा है, लेकिन फिर जब जुमला ऐसा आ गया तो हमें जमा बनानी पड़ जाती है। वहां पर कुछ शहरों में बहुत तरक्की हो गई है। ठीक है, आपने दोनों कंडीशन देख ली कि यहाँ भी जमा है ये और यहाँ भी जमा है ये। अब देखिए नंबर 5 है, दिए गए जमा अल्फाज के जुमलों में जरूरी तब्दीली करके दोबारा लिखिए। सामने से डैश का रेवड़ आ रहा है, रेवड़ कहते हैं बहुत सारे जानवर एक जगह जमा हों। ठीक है, तो सामने से आगे डैश में लिखा है बकरे, तो हम क्या बोलेंगे, सामने से बकरे का रेवड़ आ रहा है, बल्कि कहेंगे क्या कहेंगे, बकरों का, बकरों का रेवड़ आ रहा है। उसके बाद है मुझे अपनी डैश की किताब बहुत पसंद है, यहाँ लिखा है आपके ब्रैकेट में कहानियां, लेकिन आप क्या कहेंगे, मुझे अपनी कहानियों की किताब बहुत पसंद है। इसको हमने चेंज कर लिया है, कहानियों की किताब बहुत पसंद है। उसके बाद है डैश ने खेत में हल चलाया, बैल ने खेत में हल चलाया, या बैलों ने, यहाँ ब्रैकेट में आपको बैल दिया है लेकिन यहाँ पर जो है वो ज्यादा बैल काम कर रहे हैं, तो बैलों ने खेत में हल चलाया। ठीक है, देख रहे हैं आप जमा, ऑलरेडी जमा है ये, लेकिन फिर हमने इसकी जमा बनाई है वाव और नून गुन्ना लगा के, सब में देखे वाव और नून गुन्ना लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। आपको जो है सॉल्यूशन वो मिल जाएगा, जो भी इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपको दरख्वास्त लिखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास कवायद में है, ये देख रहे हैं आप मुहावरे, पहले पढ़ा दें। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कवायद में मुहावरे। अच्छा, मुहावरे जो है वो किसी भी जबान का हुस्न होते हैं। कवायद का हमारा दूसरा जो है वो हिस्सा है मुहावरे। या पिक्चर से आपको अंदाजा हो रहा होगा ये क्या मुहावरा होना चाहिए और ये क्या मुहावरा होना चाहिए, लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा अल्फाज का वो मजमुआ होता है
जो एक फेल और चंद अल्फाज या एक लफ्ज से मिलकर बना हो, जिसका फेल जो है वो अपने हकीकी मायनों के बजाय फर्जी मायनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, मुहावरा अल्फाज का वो मजमूआ होता है जो एक फेल और चंद अल्फाज या एक लफ्ज से मिलकर बना हो और जिसमें फेल अपने हकीकी मायनों के बजाय फर्जी मायनों में इस्तेमाल होता है, यानी कि हकीकी मायनों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि फर्जी होता है। फर्ज करें कि एक जुमला है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। ठीक है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो अब इसका क्या मतलब है? कोई सवाल थोड़ी किया था डॉक्टर से कि उन्होंने जवाब दिया, बल्कि मुहावरे में क्या हो जाएगा, इसके मायने क्या हो जाएंगे कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, यानी कि इनको लाइलाज करार दे दिया, अब इनका इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, अम्मी ने नौकर को जवाब दे दिया। फर्ज करें ये जुमला है हमारे पास कि अम्मी ने नौकर को जवाब दे दिया, तो अब नौकर ने कोई सवाल थोड़ी किया था, जवाब दे दिया मतलब नौकर को नौकरी से निकाल दिया, फारिग कर दिया, अब वो जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मायने कितने चेंज है। पहाड़ आसमान से बातें कर रहा है, ठीक है ना, या वो इमारत जो है वो आसमान से बातें कर रही है, तो आसमान से बातें थोड़ी कर सकते हैं, बल्कि उसकी ऊंचाई को बताया जा रहा है कि वो इतना ऊंचा है कि बिल्कुल आसमान तक पहुंच रहा है। ठीक है, कितना चेंज है आप देखें। पानी पानी होना, अब कोई गीला थोड़ी होगी, किसी ने पानी थोड़ी डाल दिया, पानी पानी होना यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है, इस तरह के मुहावरे जो है वो आप देखिए बोर्ड पर भी, आपको ये देखिए, आप समझ गए होंगे किस कदर शदीद गुस्से में है। तो आग बगोला होना, आग बगोला नहीं है, कोई आग थोड़ी लग गई है, बल्कि शदीद जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, शदीद गुस्से में आना, आग बगोला होना, इस तरह से हम कहते हैं वो शदीद गुस्से में आ गया, वो आग बगोला हो गया। झूठी बात सुनते ही या किसी का झूठ सुनते ही या किसी का जो है वो किसी से लड़ाई हो गई तो वो आग बगोला हो गया। ठीक है, इसी तरह आप दूसरा मुहावरा देख रहे हैं, आपको समझ गए होंगे, फौरन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी तारीफ जो है वो आप खुद करना, यानी कि अपने बारे में अपनी ही तारीफें किए चले जा रहे हैं, अपने ही बारे में बताए चले जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में कहा जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो आप देख रहे हैं मुहावरे में जो है वो मायने किस कदर चेंज होते हैं। आप समझ गए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना बिल्कुल मायने अलग दे रहा है कि अपनी तारीफ खुद करना, आग बगोला होना, शदीद गुस्से में आना, कोई आग नहीं लगी हुई है या कोई तोता जो है वो इस तरह वो नहीं बोल रहा है। तो आप समझ गए हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फर्जी मायने, हकीकी मायने इस्तेमाल नहीं होते बल्कि फर्जी मायने इस्तेमाल होते हैं। बहुत से जो है वो ऐसे हैं, आसमान से बातें करना, पानी पानी होना, आंखें बंद होना। आंखें बंद होने का ये मतलब नहीं कि हम सो गए हैं, आंखें बंद हो गई हैं, बल्कि इंतकाल हो गया है। ठीक है, वफात पा जाना। इसी तरह है आंखें दिखाना, अब हम किसी को आंखें दिखा रहे हैं तो इसके मायने बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, गुस्से से देखना हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इन्होंने हमें एक्सरसाइज में जो है वो कुछ मुहावरे दिए हैं, एक एक जुमला इन्होंने खुद बनाया है और एक एक जुमला हमें बनाना है इसका। जान पर खेलना, जान की परवाह ना करना। ठीक है, ड्राइवर ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, या फायरमैन ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। फौजी जवान हमारे अपनी जान पर खेलकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। इस तरह हम जो है वो ये जुमले बनाते हैं। तो हमें एक जुमला बनाना था, हमने बना लिया। उसके बाद है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। इन्होंने जुमला दिया है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से फायदा हम तो जब माने जब उस्तानी तुम्हारी तारीफ करे। ठीक है, इसी तरह हम जुमला बना लेंगे सिंपल कि बहुत से लोगों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत होती है, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत अच्छी नहीं, या किसी का भी हम फर्जी नाम लेकर कह सकते हैं कि वो उसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत है। इस तरह का हम कोई भी जुमला बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि किसी के दिल आज़ारी हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि अपनी क्लास में आप दूसरे बच्चों को तंग कर रहे हैं। उसके बाद है बातों में आना। बातों में आना यानी कि धोखा खा जाना। फरीदा दुकानदार की बातों में आकर खराब कपड़ा खरीद लाई। ठीक है, हम जुमला बना लेंगे अम्मी ने भाई की बातों में आकर मुझे डांटा। ठीक है, या किसी का कोई भी ऐसा हम जुमला बना सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं अच्छी तरह सोचकर। हक अदा करना, बहुत अच्छी तरह काम करना, बदला देना। राशिद मिन्हास ने मुल्क से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। तो हम भी अब एक जुमला बना लेंगे कि हम वालिदैन की मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर लें लेकिन वो मोहब्बत हम नहीं दे सकते, या हम उनकी मोहब्बत का हक अदा नहीं कर सकते।
उसके बाद है आग बगोला होना, बहुत गुस्से में आना। अहमद अपने दोस्त को झूठ बोलते देखकर आग बगोला हो गया। ठीक है, हम भी लिख देंगे कोई एक जुमला इसी तरह से कि हम एक आपका सबक था इसमें, यहूदियों की साजिश का सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आग बगोला हो गए। ये हमारे नबी के बारे में सबक था, आपने पढ़ा होगा शायद, तो उनके बारे में सबक था, हमने वहाँ से ले लिया ये जुमला कि यहूदियों की साजिश के बारे में सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, बहुत बड़े जो है वो हमारे नबी के जो है वो मानने वाले और प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले थे, नूरुद्दीन जंगी जो है वो आग बगोला हो गए, क्योंकि उन्होंने ही जो है वो हमारे नबी के दुश्मनों को ढूंढकर निकाला था। ये हमने पढ़ लिया है। देखें हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए इसके। अहले ज़मीन अदालत आलिया में दरख्वास्त और कवायद। कवायद में हमने दो तरह के कवायद पढ़े, एक जमा बनाने के कायदे और एक मुहावरे बनाना। ठीक है, और सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीक नंबर 3 में। ये हमने वीक नंबर 3 का जो है वो जो भी उन्वान थे वीक नंबर 3 में हमने वो पढ़े हैं, और आप सॉल्यूशन से लेकर जो है वो वर्क कर लीजिएगा। कॉपी अपनी कंप्लीट रखिएगा, वीकली वर्क करना है आप लोग को। ठीक है, अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।